ऐसे कौन से एसेट है जो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गेन करके देते हैं, जो हमारी इनकम को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं और हमें फ्यूचर में एक्सपोर्ट देते हैं ताकि हम एक जो मिलेनियर है या रिच पर्सन है उनकी लिस्ट में आ सके। को ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, हमें कितने अमीर बना सकते हैं, ये एसेट पे ही डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा हमारे अंडर एसेट्स होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास एसेट होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी वेल्थ क्रिएट होगी, उतने ही ज़्यादा हम फ्यूचर में रिच बनेंगे। तो अगर आप भी कुछ ऐसे एसेट्स बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ यही बात करेंगे कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो लंबे समय में 10-15 साल के लिए या उससे भी ज़्यादा आपकी जेब में कंटिन्यूसली पैसे डालते रहें। पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करें, ठीक है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलो हम आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परेश शर्मा और आप देख रहे हैं पीएस इंटरेक्चुअल। जो एसेट्स हैं उनके बारे में जानने से पहले हमें पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एसेट वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर हमें वर्ड क्लियर हो गया तो आगे जो भी हम बात करेंगे वो इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी। पहले हम देखते हैं कि एसेट शब्द का मतलब क्या होता है। एसेट का जो मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है रिच डैड और पुअर डैड। ये उसकी डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लगी है मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की। एसेट हम उन्हें कह सकते हैं, आप देख लीजिए, आप जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसको देखिए, सोचिए अपने दिमाग में। ऐसी चीज़ों को अलग कर लीजिए जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और उन चीज़ों को अलग कर लीजिए जो आपकी जेब से पैसा ले लेती हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने एक नई बाइक खरीदी है, ठीक है। उसके पेट्रोल का रेंट, जो भी उसकी सर्विसिंग कॉस्ट और भी जो भी कॉस्ट होती है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। और एक दूसरी तरफ मान लीजिए हमने कहीं वो पैसा जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है या फिर किसी को उधार में दे दिया है और वहाँ से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, या हमने किसी पैसा जो है उससे कोई ज़मीन खरीद ली है तो हमें उस वहाँ का रेंट आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारी जेब में पैसा डाल रही हैं, इन चीज़ों को बोलेंगे हम एसेट। सिंपली एसेट्स वो होती जो हमारी जेब में पैसा डाले और जो जेब से पैसा निकाले वो होती है लाइबिलिटी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं और इन फ्यूचर अगर हमें कुछ फाइनेंशियली फ्री होना है या रिच बनना है तो हमें कौन सी एसेट्स जो है उसमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कौन से पैसे से अपनी एसेट्स एक्वायर करनी चाहिए ताकि हम भी फ्यूचर में अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके, एक नेट वर्थ बना सके अपने, और फ्यूचर लॉन्ग रन में इसका बेनिफिट ले सके, पैसिव इनकम क्रिएट कर सके। तो हमारी लिस्ट में शुरुआत करते हैं अपनी लिस्ट। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली एसेट्स आ रही है वो आ रही है रियल एस्टेट। आप फोग मैगजीन के बारे में तो जानते होंगे, वर्ल्ड पॉपुलर मैगजीन है। उसमें एक आर्टिकल भी आया था। उस आर्टिकल के मुताबिक दुनिया में रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सबसे जल्दी और सबसे स्टेबल मिलेनियर बनाती है। अगर हम इंडिया की लैंग्वेज में बात करें, अपनी लैंग्वेज में बात करें, जो रियल एस्टेट है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें करोड़पति बनाती है, और स्टेबल करोड़पति। ऐसे नहीं कि ओवरनाइट बन गए और कुछ ही टाइम के बाद में वापस वही हाल, नहीं। एक अच्छा और स्टेबल हमें इनकम प्रोवाइड कर देती है, हमारी एसेट्स बन जाती है। लेकिन कई जाने होते हैं, इस रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करने की तरीका होता है। रियल स्टेट में दो तरीकों से इन्वेस्ट हो सकता है। एक जो तरीका होता है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का वो होता है फ्लिपिंग।
फ्लिपिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए एक जगह है जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, और एक XYZ पर्सन आया और उसने वो जगह खरीद ली। ठीक है, सूट बूट पहन कर आया और इंटेलिजेंट दिमाग वाला, उसने देखा कि इसमें ये कमियां, जगह अच्छी नहीं है, जब फर्निश्ड नहीं है, हाउस घर अच्छा नहीं दिख रहा है, जो भी कमी है, उसने घर खरीदा, उस पर जो भी मरम्मत होनी थी मरम्मत कराई, उसकी हुलिया ठीक कर दिया, और उसमें थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट किया, और 1-2 साल के बाद जब उसकी कीमत बढ़ गई, अच्छा दिख रहा है, ऑब्वियसली कीमत बढ़ेगी, जो दिखता है वो बिकता है ना। जो जब उसकी कीमत बढ़ी तो उसने बेच दिया। ये होता है फ्लिपिंग। इससे क्या होता है, जो वन टाइम प्रॉफिट होता है। लेकिन इन्वेस्टर जो होते हैं, जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टेबल और सबसे जल्दी करोड़पति बनते हैं, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उन्होंने जगह खरीदी, उसे लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लिया। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने जगह खरीद ली, उसे होल्ड कर लिया, और इसके 4 बेनिफिट होंगे, 4 तरह से उन्हें इनकम आएगी। ठीक है, अगर हम कोई जगह खरीदते हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, अपने 80 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने। ठीक है, 20 लाख की मान लीजिए जमीन है, और 60 लाख जो है उसकी जो बाकी इमारत है, जो बिल्डिंग खरीदी है वो है। इस चीज से मुझे 4 तरह से इनकम कैसे होगी। पहली जो इनकम होगी वो मुझे टैक्सेशन, जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। वो बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। ये जो अमीर लोग हैं ना, जो इससे पैसा कमाते हैं, ये इसी तरह पैसा कमाते हैं। गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनमें से इन्होंने लूप होल निकाले होते हैं टैक्स से बचने के लिए। एक है टैक्सेशन से कैसा, जैसे कि मैंने बताया कि 20 लाख की जमीन मान ली और 60 लाख की बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कॉस्ट 60 लाख है। तो गवर्नमेंट क्या देखती है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एक बिल्डिंग की ना उम्र होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई बिल्डिंग बनाई और उसने बताया कि इसकी जो एज है वो 10 साल है, मतलब 10 साल ही ये बिल्डिंग टिकेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की नज़र में बिल्डिंग की भी एक उम्र होती है, वो भी बूढ़ी होगी उसकी नज़र में। तो मान लीजिए 60 लाख की मेरी बिल्डिंग है, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 60 साल इसकी बिल्डिंग की उम्र है, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 ईयर्स। ठीक है, मतलब एक साल की 1 लाख आ गया, मतलब 1 साल की 1 लाख तक मुझे जो टैक्सेशन है उसका डिस्काउंट मिलेगा। 1 लाख का टैक्स माफ हो जाएगा मेरा, जो उस बिल्डिंग पे लगेगा। इस तरह से और भी टैक्सेशन के जो लूप होल है उसमें से प्रॉपर्टी के जो टैक्सेशन है कम हो जाते हैं, टैक्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब जितनी ज़्यादा हम अपनी प्रॉपर्टी खरीदते जाएंगे, उनमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, उतना ही कम हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमें प्रॉपर्टी रियल स्टेट में इन्वेस्ट, उतना ही कम टैक्स। दूसरी, एप्रिसिएशन, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी भी तो। आपने जमीन खरीदी आज 80 लाख की, वो कल को मान लो 1 करोड़ की हो जाए, जमीन की कीमत तो बढ़ेगी, वो अलग से बेनिफिट। दूसरा, अनदर पर्सन इनकम, जो दूसरों की मनी होती है, अनदर पर्सन मनी, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास में प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप खरीदना चाहते हैं, उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, 80 लाख ही लेके जाते हैं, उसकी वैल्यू 80 लाख है। आपके पास अभी सिर्फ 30 लाख है, बाकी की कहाँ से लगाओगे? 50 लाख कहाँ से लाओगे? आपने डिसाइड किया कि मैं बैंक के पास जाता हूँ और बैंक से उधार ले लेता हूँ। ठीक है, बैंक से लोन ले लेता हूँ। पर्सनल लोन लोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। होम लोन थोड़ा कम होता है। ठीक है, होम लोन लेते हैं तो कम होता है। और मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट में जाता हूँ, स्टॉक मार्केट में बोलता हूँ मैं इन्वेस्ट करना है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं बैंक से जाके पैसे ले सकता हूँ, कोई नहीं देगा मुझे।
अगर मैंने घर खरीदना है, 30 लाख है और बैंक भी बाकी पैसा डालेगा, तो मैं घर खरीद लूंगा, उसको इंटरेस्ट दे जाऊंगा बैंक को। बैंक भी हाउसिंग में अपना इन्वेस्ट करता है, इसी इसी कारण, मतलब दूसरे का पैसा हम यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी तो हमारे नाम हो रही है, बैंक के नाम तो ना हो रही है। सो इस तरह से हम दूसरों का पैसा भी यूज करते हैं इसमें। और चौथा बेनिफिट जो होता है वो रेंटिंग। मान लीजिए घर खरीदा है और आपका जो बैंक को लोन लेके खरीदा है, और बैंक का जो लोन जा रहा है वो जा रही किस्त जा रही है आपकी 7,000। 10,000 की अगर रेंटिंग ही कर दोगे, 10,000 का तो आप कम से कम रेंट लोगे ना, अगर किसी को अपना घर रहने को दोगे जो आपने खरीदा है, तो 7,000 वहां पे चलेगा, 3,000 आपका ऊपर से बेनिफिट, उसमें भी टैक्सेशन डिडक्शन ले सकते हैं आप। सो हर तरफ से बंदा करोड़पति है। अगर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो मैं ये नहीं कहता कि ओवरनाइट करोड़पति बन जाओगे, दिमाग से सोच कर इन्वेस्ट करते हो तो करोड़पति तो डेफिनेटली बनोगे। तो पहला सोर्स हमारा रियल स्टेट है, डेफिनेटली, नो डाउट। हम बात करते हैं अपने दूसरे सोर्स के बारे में। दूसरा जो सोर्स है जो हमें पैसिव इनकम बनाकर देता है, जहां हम अपनी एसेट्स में काउंट कर सकते हैं, वो है बिजनेस। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, अगर बिलियनियर बनना चाहते हो, रियल एस्टेट से हम मिलेनियर बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम बिलियनियर बनना चाहते हैं, उससे भी ऊपर लेवल, तो हमें बिजनेस ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, देख एप्पल, ठीक है, गूगल, रिलायंस इंडस्ट्री, कोई भी ले लीजिए, ये बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट और बहुत छोटी जगह से शुरू हुए हैं। अमेजोन ले लीजिए, गैराज से शुरू हुआ है वो, अपने एप्पल गैराज से शुरू हुआ है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो छोटे से इन्वेस्ट करके इतनी बड़ी बनी है। सो डरने की कोई बात नहीं है, बस हौसला होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस कर सकते हैं यार। बिजनेस वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है एसेट्स की। बिजनेस जिसका रन करता है, जो बिजनेस करता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स है। आपको लाइफ टाइम तक ये बेनिफिट देगा बिजनेस। तो दूसरा हमारा डेफिनेटली है बिजनेस। तीसरा, अगर आप बिजनेस करना नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं भाई बिजनेस मेरी गेम नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी, सो लेकिन मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिजनेस मेरा हो, मगर मैं बिजनेस करूँ ना, बिजनेस कोई और करे पर बिजनेस मेरा हो, ठीक है। तो आप स्टॉक मार्केट, गोल्डन रूल, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर हम कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा। अगर हम इतना रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं, जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, वो सब कुछ मनी हैंडल करेंगे। हमें बस इंटरेस्ट जितना भी है 10-12% इंटरेस्ट ला कर देंगे, और उनमें से जितनी भी फीस उनकी होगी वो चार्ज कर लेंगे। उसके साथ साथ हम इंडेक्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट के, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सनसेक्ट है और निफ्टी 50 है, जिसमें भी अगर हम बात करें, हम एसेट्स किन्हें मानेंगे, हम कैसे देखेंगे कि हमारी एसेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम देखते हैं इन्फ्लेक्शन रेट कितना है, ठीक है। हम पिछला इन्फ्लेक्शन रेट देख लेते हैं, कितना इन्फ्लेक्शन रेट चल रहा है। इन्फ्लेक्शन रेट का मतलब पता है, यानी कि मान लीजिए आज मेरे पास 100 रुपये है, अगले साल, आने वाले 1 साल के बाद उसकी कीमत 100 रुपये है तो रहेगी नहीं, उसकी कीमत कम होगी, रुपया गिरेगा। उसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन रेट। अपनी असली कीमत से जब रुपया गिरता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेक्शन रेट। अगर 2000 अगर हम 2020 का इन्फ्लेक्शन रेट देखें तो वो 5% के आसपास था। यानी कि मान लीजिए 100 रुपये मेरे पास है, अगले साल, ठीक है,
तो अगले साल उसकी कीमत 95 रह जाएगी, मतलब 5 रुपये कम हो जाएगी, 5% से गिर जाएगा। ये होता है इन्फ्लेक्शन रेट, मतलब 5% इन्फ्लेक्शन रेट चल रहा है। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें ये नोटिस रखना है, ये डिसाइड करना है कि 5% हमारा इन्फ्लेक्शन रेट चले जाए और उसके साथ हमें 5 से 7% बेनिफिट में भी हम रहे। इसका मतलब 12 से जो 15% के बीच में जो हमें रिटर्न लाकर दे रही है, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12 से 15% का रिटर्न आ रहा है, उसे ही हम अपनी एसेट मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है मैं कि अगर मैंने एफडी करा दी है, बैंक में रख दिया है और मुझे 3-4% इंटरेस्ट आ रहा है, ओ भाई इन्फ्लेक्शन रेट अगर आपका 5 या 3% आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो पैसे तो आपकी 2% लॉस में है ना, 2% लॉस में चले गए, तो वो हमारी एसेट्स नहीं होगी, वो तो पैसा जा रहा है, लाइबिलिटी हुई। एसेट क्या, पैसा डालेंगे, तो इसलिए हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे या फिर एफडी करा लेंगे, तो उसे हम अपनी एसेट के रूप में नहीं देख सकते हैं। एसेट अगर आप देखते तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 12% और 15% के साथ आराम से आपको इतना इंटरेस्ट वो ला कर दे देते हैं, मतलब कि रिटर्न ला के दे देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इतने रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर हम सनसेक्ट की बात करें, सनसेक्ट में पिछला जो अगर सनसेक्ट के पिछले 10 साल की कंपाउंडिंग बात करें तो उसमें करीबन 15% का हमें रिटर्न दिया है, मतलब लगातार 10 साल से करीबन 15% तो रिटर्न दे ही रहा है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए उसके थोड़े से रिटर्न गिरे होंगे, नो डाउट। अब ऑब्वियसली यार सब कुछ लॉसेस में जा रहा है, तो कंपनियां भी डाउन जा रही है, तो ऑब्वियसली कंपनियां डाउन जाएंगी तो उनके जो इंडेक्स है वो भी तो डाउन जाएंगे, इसलिए अभी वो गिरी होगी कंपनी। लेकिन सनसेक्ट या निफ्टी 50 में भी 14-15% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, तो जी एक ग्रेट चॉइस हो सकती है हमारे लिए, ग्रेट एसेट्स हो सकती है हमारे लिए, जो हमें कंटिन्यूसली पैसा हमारी जेब में डालेंगे। ठीक है, 14-15% हमें रिटर्न आ रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी जा रहा है, इसका मतलब 9 से 10% हमारी मनी ग्रो कर रही है। ठीक है, इससे हमारी जेब में ये इन्वेस्टमेंट वो है जो हमें लगातार 10-15 साल के लिए बेनिफिट्स देंगे। इससे हम ओवरनाइट करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम ओवरनाइट करोड़पति बन जाए, तो पहली रियल स्टेट दिमाग से अच्छे से पढ़कर एनालाइज करने के बाद फिर इन्वेस्ट कीजिए। ओके, अगर आप लॉन्ग रन में देखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो स्टॉक मार्केट बेस्ट है। और इसी के साथ हम अपनी चौथी एसेट्स के ऊपर जाते हैं। जो चौथी हमारी सबसे अच्छी एसेट्स है वो है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या होती है, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सारे कमोडिटी मार्केट में आते हैं। गोल्ड भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है जब जब हमारा इन्फ्लेक्शन चलता है यार, जैसे अब क्राइसिस चल रहा है तो सभी चीज़ों के रेट गिर रहे हैं, लेकिन गोल्ड आप देखोगे ना, गोल्ड का इम्पोर्ट बढ़ा है, मतलब गोल्ड लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया में कम से कम गोल्ड की डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो जाए, फंक्शन हो जाए, त्योहार, मैरिज, जिसमें भी ले लो, सब जाने क्या करते हैं, गोल्ड गिफ्ट में देते हैं, या फिर शादियों में कितना गोल्ड होता है, हमारे इनके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं इस चीज के साथ, गोल्ड के साथ। लड़कियों, औरतों को तो वैसे बहुत पसंद होता है, तो इन इमोशंस के साथ इन चीज़ों की वैल्यू कम नहीं हो सकती। अगर हम गोल्ड का देखें, उसने 2019 में 9 से 10% का रिटर्न दिया है, और 2020 में तो इसने 24-25% का दे दिया रिटर्न। भाई क्या बात है, फर्स्ट क्लास। तो गोल्ड भी अच्छी चॉइस हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनी के कुछ हिस्से डिवाइड कर लीजिए, मतलब इतना हिस्सा मैं इसमें कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, इतना स्टॉक मार्केट में, इतना रियल स्टेट में, या इतना किसी और मार्केट में। अगर हिस्से डिवाइड कर लोगे
तो अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आगे। पर आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा। आपका एनालाइज जितना भी अच्छा आप एनालाइज करोगे जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे आने वाले टाइम में। चलो, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगली एसेट्स के ऊपर जो हमारी जेब में पैसिव इनकम डाले। अगली जो एसेट्स है, अगर हम चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हमें लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है यार, हमें इसका कुछ अल्टरनेटिव चाहिए, हमारे थोड़े प्रॉफिट्स कम हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब मान लीजिए हमें इतना 25-30% रिटर्न नहीं चाहिए, 20% रिटर्न नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़े से प्रॉफिट कम हो जाए पर हमारा रिस्क भी उसके साथ कम हो जाए, रिस्क मतलब जीरो ही हो जाए, ना के बराबर ही हो जाए, तो हम किस में करें? म्यूचुअल फंड में करेंगे तो तभी भी रिस्क है ना, रिस्क तो है, लेकिन हमें रिस्क चाहिए ही नहीं, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए हमें चलेगा, रिस्क नहीं चाहिए हमें। तो उस इस चीज में प्ले में आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी कितने तरह के होते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई? बॉन्ड्स होते क्या है? बॉन्ड्स होते हैं जैसे हमें पैसों की जरूरत होती है, हम बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी से उधारी में ले लेते हैं। अगर कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है तो वो कैसे पैसे उठाती है? या तो प्रमोटर्स उसमें पैसे डाल दें, जो भी बिजनेस रन करते हैं वो डालते हैं, या स्टॉक मार्केट डालती है, वैसे स्टॉक मार्केट से पैसा लेते हैं। अगर वो भी नहीं लेते तो बैंक से लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, वो भी नहीं लेना उन्होंने, फिर वो बॉन्ड्स लेंगे। ठीक है, बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल पब्लिक होती है, ठीक है, जैसे पब्लिक पब्लिक से पैसा उठाएंगे, कर्जा लेंगे पब्लिक से, और उससे जितना भी इंटरेस्ट होगा, मतलब जितना भी उनके डिसाइड हुआ होगा रिटर्न देने को, उतना पैसा उन्हें दे देंगे। प्रेफरेंस बॉन्ड्स वालों को मिलती है, मतलब जो भी होगा वो बॉन्ड्स वालों को पहला उनका, मान लीजिए कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करती है, मतलब बैंकरप्ट हो गई है, अब बिकने वाली है, जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे होंगे ना, उन्हें पहले उनका पैसा मिलेगा एज कम्पेयर टू जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। लेकिन जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उन्हें हर साल जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा मिलेगा। अगर बॉन्ड्स खरीदे उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जितना रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा, जितना कम रिस्क उतनी ही कम मनी। प्रेफरेंस आपको मिलेगी लेकिन कमाई से हिस्सा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब आप लोन दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट से मतलब है, इंटरेस्ट मिल ही जाएगा आपको, हर साल फिक्स्ड हो जाएगा कि 5% जितना भी है इतना आपको रिटर्न मिलना है, रिटर्न मिल ही जाएगा, लेकिन हिस्सेदारी पैसा कोई नहीं मिलेगा, मतलब कि इनकम से कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी एसेट्स की लिस्ट में शामिल है। और अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आजकल जैसे न्यू ट्रेंड चल गया है डिजिटल मार्केटिंग का, आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं हमारे जैसे, और नहीं करना चाहते तो अफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल की कुछ नॉलेज लेकर, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज लेके लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी एजेंसी खोल सकते हैं, मतलब बहुत तरीके से आप डिजिटली भी पैसा कमा सकते हैं। आज ये हमारे कुछ एसेट्स हैं जो हमें इन फ्यूचर आने वाले समय में डिसाइड करेंगे कि कितनी एसेट्स हमारे पास है। अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से डिवाइड करके इन एसेट्स में लगा देते हैं तो डेफिनेटली आपको रिच होने से, करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऑब्वियसली इसमें कुछ टाइम लगेगा, टाइम तो जाएगा, लेकिन वादा करता हूँ अगर आप सही तरीके से इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़पति जरूर बन जाएंगे। आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियो का पता लगता रहे, और शेयर जरूर कर देना जिससे भी इस चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो एसेट्स एक्वायर करना चाहता है,
जिससे भी आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, उसे मोटिवेशन चाहिए, तो आप उसे शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अगली वीडियो में मिलते हैं।